हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11th। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स के ही वीडियोज मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग ने दो टाइप की सेल्स को स्टडी किया था, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, जो डीएनए है वो नेकेड प्रेजेंट होता है, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज नहीं होता है, बाउंड्री के अंदर इंक्लोज नहीं होता है। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो डीएनए है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और डीएनए ही तो सेल की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और वही फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, साथ ही साथ हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। न्यूक्लियस न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब न्यूक्लियस के सारे पॉइंट्स को स्टडी करने से पहले हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख लेते हैं। सो न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, और वहां पे भी न्यूक्लियस में भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, टू मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस में जो कवरिंग वाला स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है, बाउंड कर रहा है, तो वहां पे भी दो मेम्ब्रेन है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। Here it is the nucleus। अब इसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, and the space between these two membrane is known as perinuclear space। The space between both the membrane is known as perinuclear space। पेरी मतलब क्या होता है, पेरीफेरी ना, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की है, और वो भी मेम्ब्रेन किसकी है, न्यूक्लियस की है। सो इट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब इन मेम्ब्रेन में बीच बीच में होल्स प्रेजेंट है। होल्स कहाँ पे होंगे, जहां पर आपका ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएंगी तो उसको हम बोलते हैं पोर्स। तो आपके यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें पोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपके यहाँ पे न्यूक्लियस में पोर्स प्रेजेंट है, जिससे कि भाई क्योंकि कंट्रोलिंग सेंटर है ये आपका, इंफॉर्मेशन इसके बाहर जाएगी। यहाँ पे राइबोसोम भी बनते हैं, वो भी आपका न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ही आपका एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का, राइबोसोम्स का एंड प्रोटीन्स का। तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियोपोर्स। कलर कर लेते हैं मेम्ब्रेन को पूरा बाहर से। आपकी आउटर मेम्ब्रेन है बाहर वाली साइड, और इसी पे ही आपका न्यूक्लियोपोर्स है। और न्यूक्लियोपोर्स कहाँ पे बनेंगे, जब आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएगी तभी तो बनेंगे। न्यूक्लियोपोर्स प्रेजेंट है। अब इनसाइड दिस मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बाद ये जो इसमें सब्सटेंस भरा होगा, ग्राउंड मैट्रिक्स भरा होगा इसमें न्यूक्लियस में, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। पूरे में भर देते हैं उसको, जो पूरे में ग्राउंड मैट्रिक्स भरा हुआ है इसको, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर का है मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि आपकी सारी फंक्शनिंग को यहाँ पे डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए आपका इंफॉर्मेशन वाला मॉलिक्यूल है।
अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सारी इंफॉर्मेशन जो होती है सेल की फंक्शनिंग की, पूरी बॉडी की, वो हर एक सेल के डीएनए के पास होती है। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आपका इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। लेकिन जो डीएनए, अगर हम ह्यूमन सेल के डीएनए की बात करते हैं और उसके सारे पार्ट डीएनए को जोड़ दो, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर इन लेंथ, 2 मीटर का आपका डीएनए होता है। लेकिन जो आप न्यूक्लियस के साइज की, डायमीटर की बात करते हैं, इट इज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इट इज अराउंड 6 माइक्रोन मीटर। तो अब इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए, इतना सारा डीएनए कैसे पैक होता है? यहाँ पे देखिएगा कि माइक्रोन मीटर क्या होता है। आपने स्केल देखा होगा, इस स्केल में भाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसी लाइनिंग होती है, और इन 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के बीच में स्मॉल स्मॉल लाइंस प्रेजेंट होती है, टोटल 10। ये दो स्मॉल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इट इज 1 मिलीमीटर। ठीक, 1 मिलीमीटर के आप कर दो 1000 पार्ट, 1 मिलीमीटर के आप करो 1000 पार्ट्स। अब उस 1000 पार्ट का एक पार्ट लो, एक पार्ट, और वो एक पार्ट होता है 1 माइक्रोन मीटर के बराबर। तो आप सोच सकते हैं कि आप जब 1000 पार्ट के 6 पार्ट लोगे तो वो आपका 6 माइक्रोन होगा, उतना डायमीटर का न्यूक्लियस होता है। तो उस इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे डीएनए को रखेंगे? डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और ये डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर देते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर अराउंड 2 मीटर ऑफ डीएनए को रखना है, ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इतनी जरा सी स्पेस में कॉइल करके भी इस डीएनए को रखोगे, कॉइल करके भी रखोगे, तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा? निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये रिपेल करेगा। तो इस डीएनए को आपको पैक करना होगा किसके साथ? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ। जो ये डीएनए है इस न्यूक्लियस के अंदर प्लेस करने के लिए इस डीएनए को हमें पैक करना पड़ता है प्रोटीन्स के साथ, और वो प्रोटीन्स आपके जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है उनको हम बोलते हैं स्टोन प्रोटीन। तो जो स्ट्रक्चर बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जब डीएनए आपका स्टोन प्रोटीन के साथ आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। अब जब ये क्रोमैटिन बन गया तब इसके अराउंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ आपके अदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन बेसिकली आपका यहाँ पे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से ही क्रोमैटिन बनता है। नॉन हिस्टोन भी होते हैं लेकिन क्रोमैटिन बनने के बाद उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड न्यूक्लियस। तो डीएनए क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं हम सिर्फ डीएनए को ही रख पा रहे हैं, उसको प्रोटीन के साथ पैक करके क्यों रख रहे हैं? भाई डीएनए इतना बड़ा साइज का, उसको कॉइल करके भी रखेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल करेगा। तो हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए भाई भगवान ने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ पैक कर दिया। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही जो डीएनए है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमैटिन के फॉर्म में। तो यहाँ पे बना देते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स को, ये आपका क्रोमैटिन थ्रेड्स। अब इसमें भी रीजन देखिएगा, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं। अब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए अंडर माइक्रोस्कोप क्या हम ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं भाई, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना है तो इसको हम लोग बेसिक डाई से स्टेन करते हैं, कलर देते हैं, तभी हम हमें माइक्रोस्कोप के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर पाएंगे। तो क्रोमैटिन को स्टडी करने के लिए हम लोग बेसिक डाई देते हैं, और वो बेसिक डाई किससे बाइंड करेगी? बेसिक क्रोमैटिन से। अब क्रोमैटिन जब बाइंड करते हैं वहां पे आपको दो रीजन दिखते हैं। दो रीजन कौन कौन से क्रोमैटिन के साथ? एक होता है डार्क स्टेन रीजन, डार्क स्टेन रीजन, और एक होता है लाइट स्टेन रीजन। लाइट स्टेन भाई जहाँ पे डेंस टिश्यू होगा वो डार्कली स्टेन कर जाएगा, जहाँ पे थोड़ा सा लाइटली वो पैक होगा वहां पे लाइट स्टेनिंग होगी, कलर कहाँ पे ज्यादा बंध जाएगा। देखिएगा इस डायग्राम में, सी इस डायग्राम में ये आपको रीजन दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला ये डेंस रीजन दिख रहा है, और यहाँ वाला कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा लूजली पैक्ड रीजन दिख रहा है। तो डाई कहाँ पे ज्यादा बाइंड करेगी? डेंस रीजन में डाई ज्यादा बाइंड करेगी ना। यहाँ पे डेंस रीजन है लेकिन ये वाला लूजली पैक्ड है। तो दो तरह के आपको रीजन मिल रहे हैं, कौन कौन से? डेंसली पैक्ड एंड लूजली पैक्ड क्रोमैटिन रीजन। तो जो आपका डार्क स्टेन लेगा वो डेंस पैक्ड वाला स्ट्रक्चर लेगा। लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। सी जो आपका लूजली पैक्ड होगा क्रोमैटिन
क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, वो आपका लाइट स्टेन लेगा। लाइट स्टेन क्यों लेगा? उसमें कलर बंध ही नहीं पाएगा ज्यादा, और उस रीजन को हम लोग बोलते हैं, उतने पार्ट को, क्रोमेटिन को, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, ठीक। और जो डेंसली पैक्ड होगा, डेंसली पैक्ड, वो डार्क स्टेन ले लेगा, वहां पे ज्यादा कलर बाइंड हो जाएगा, डाई बाइंड हो जाएगी, स्टेन मतलब कलर, और उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये लूजली पैक्ड वाला है ना, वही इसी के पास ज्यादा डीएनए होता है, लूजली पैक्ड वाले के पास ही ज्यादा डीएनए होता है, और इसी के पास ही इंफॉर्मेशन वाला डीएनए होता है। आपका जितना भी डीएनए है सेल के अंदर, सबके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ 2% डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है। अगर टोटल आपका 100% डीएनए मान लें, तो 100% डीएनए में सिर्फ 2% आपकी इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास, बाकी तो ऐसा ही पड़ा हुआ है। जैसे कि आपके पास एक बुक हो 100 पेजेस की, आपकी उस बुक में इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 पेजेस में है, बाकी में ऐसे टाइप है लेटर्स, और वो 2 पेजेस की इंफॉर्मेशन पूरे में बिखरी हुई है। तो इसी तरह से हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन है, और वो कौन से रीजन पे होगी? यूक्रोमेटिन वाले पार्ट पे होगी, ना कि हेट्रोक्रोमेटिन वाले पार्ट पे। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन इसमें होगी, और जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन है उसके पास डीएनए कम होगा और प्रोटीन ज्यादा होगा। लेकिन यूक्रोमेटिन में डीएनए ज्यादा होगा और प्रोटीन उसका जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ डीएनए के अमाउंट को कंपेयर कर रहे हैं। डीएनए किसमें ज्यादा है? यूक्रोमेटिन में। इंफॉर्मेशन किसके पास है? यूक्रोमेटिन में। और जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, डेंसली पैक्ड है, वो हेट्रोक्रोमेटिन है। भाई कोई भी, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल बुक का ले रहे हैं, एक बुक आपके पास 100 पेजेस की है, 2 पेजेस की इंफॉर्मेशन है सिर्फ, तो 2% की होगी, बाकी तो फालतू की है। और जो इंफॉर्मेशन होगी वही पेज तो आप ओपन करके पढ़ोगे, और जब ओपन करोगे तो वो लूजली पैक्ड होगा। तो सेम आप डीएनए को भी समझो। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम में अब शो किया था, ये लूजली पैक्ड वाला, यही तो इंफॉर्मेशन इसी की तो रीड हो पाएगी, तभी तो ये लूजली पैक्ड होगा। तो इसी के पास ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, एज वेल एज डीएनए भी होता है। ये हो गया हमारा क्रोमेटिन वाला पार्ट। हम लोग ने अभी न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट स्टडी किए हैं वो देख लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ ली है हम लोगों ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन की बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके बाद इसमें जो फिल्ड था अंदर फ्लूइड, ग्राउंड मैट्रिक्स, उसको क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके क्रोमेटिन फाइबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रोमेटिन क्या थे? डीएनए ही थे जो पैक थे, किसके साथ? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर रख सके। अब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक नहीं, एक से ज्यादा भी होते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप की सेल है। उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियोलाई, सॉरी नॉट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई, या फिर सिंगुलर है तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ये आपके राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और ये डेंस स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बना देते हैं इसमें एक, देखिए इस तरह से डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे बना देते हैं, तो क्या है आपका? न्यूक्लियोलस। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म पर बना है पूरा ग्राउंड मैट्रिक्स जो न्यूक्लियस के अंदर बना है, भरा हुआ है, न्यूक्लियोलस। इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। इसका काम होता है राइबोसोम बनाना। जो ये फंक्शन है मेनली, ये क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, सेल ऑर्गेनल है जिसके भी पास, इसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये किसमें काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसा माना जाता है जिस भी सेल के अंदर ज्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस वो सेल बहुत ज्यादा कर रही होगी, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा। ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ पे आप इस फिगर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप मतलब न्यूक्लियर की कवरिंग, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी, और दोनों के बीच का स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आप डायग्राम में देख लीजिएगा इनको, कहाँ पे ये पॉइंटेड है, ठीक है, ये शो करा गया है। इसके बाद जो अंदर फिल्ड सब्सटेंस था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में तो न्यूक्लियोलस था। ये कैसा स्ट्रक्चर है आपका? इट इज डेंस स्ट्रक्चर, और इसके पास भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन नहीं है।
इसमें ही आपके रीजन प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो यहाँ पे क्रोमैटिन को शो शेडेड रीजन से किया गया है, क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन में जो डार्क स्टेन लेंगे वो आपके हेट्रोक्रोमैटिन है, जो लाइट स्टेन लेंगे यूक्रोमैटिन है। लाइट स्टेन वाले के पास ही इंफॉर्मेशन वाला डीएनए होता है, ठीक है, तो काम का डीएनए मोस्टली आपका यूक्रोमैटिन वाला है। बाकी पार्ट को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट, अब जो ये राइबोसोम बनाता है वो कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। यहाँ पे राइबोसोम बनते हैं, वो बाहर आएंगे। तो ये राइबोसोम आपका अटैच होते हैं न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से, और इसी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर स्पोर से कौन स्टार्ट हो जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का था, इसकी मेम्ब्रेन से भी तो राइबोसोम अटैच थे। इसकी ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो राइबोसोम भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच्ड है। तो राइबोसोम अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होंगे भाई, बाहर वाली के साथ। अब भाई इंफॉर्मेशन कौन कंट्रोल कर रहा है पूरी सेल को? न्यूक्लियस। इंफॉर्मेशन भाई अंदर बाहर जाने का रास्ता होना चाहिए, प्रोटीन भी अंदर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और ये आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए, आदान प्रदान के लिए ट्रांसपोर्ट हो पाए इंफॉर्मेशन। यहाँ पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है। दिख रहे हैं पोर्स? ये यहाँ पे पोर्स, न्यूक्लियो पोर्स आर प्रेजेंट। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है उसको देखने के लिए हम उसको बेसिक डाई से कलर देते हैं, बेसिक डाई यूज करते हैं, बेसिक कलर यूज करते हैं, जो कि बाइंड करते हैं क्रोमैटिन से। किसने बताया था? फ्लेमिंग ने बताया था। फ्लेमिंग ने देखे थे क्रोमैटिन थ्रेड्स को। क्रोमैटिन क्या था? डीएनए प्लस प्रोटीन, जिसकी वजह से वो स्टेबल होकर थोड़ा सा न्यूक्लियस के अंदर उसको रख दिया जाए, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, और डीएनए आपका ह्यूमन सेल के डीएनए की बात करें, इट इज 2 मीटर अराउंड लेंथ, 2 मीटर इन लेंथ अराउंड। द इंटरफेस न्यूक्लियस। अब इंटरफेस क्या है? सी, अभी आप मेरा जैसे वीडियो भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे सपोज आपकी ब्रेन की सेल्स नहीं, लिवर की सेल्स आपकी फंक्शन कर रही है, वहां पे डिविजन नहीं हो रहा है। तो जब वो वर्किंग स्टेज में होंगी, कोई भी सेल, अगर आपकी बॉडी की सारी सेल्स ही काम कर रही है, डिवाइड जरूरी परमानेंट डिवाइड होंगी, आप इस समय पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाओ नहीं ना। जब रिक्वायरमेंट होगी, कोई सेल डैमेज होगी, तभी डिवाइड होंगी, अदरवाइज वो वर्क कर रही होगी। तो वर्किंग स्टेज में आपका जो डीएनए होता है वो इसी क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। जब सेल काम कर रही होती है, डिवाइड नहीं कर रही होती है, वो स्टेज कौन सी है? सेल की वर्किंग वाली स्टेज इंटरफेस है। और जब डिवाइड करेगी तो वहां पे जो क्रोमैटिन है वो पैकेज फॉर्म ले लेता है, क्रोमोसोम ले की फॉर्म आ जाता है। तो इंटरफेस के न्यूक्लियस में न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर्स हैं, जिनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ सब्सटेंस उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडी जो मेम्ब्रेन नहीं थी उनको हम न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। न्यूक्लियर एनवलप था। एनवलप में भाई क्या था? दो मेम्ब्रेन थे, आउटर और इनर, और उसके बीच की स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कंटिन्यूअस हो जाएगी? किसके साथ बना दी थी हमने आउटर मेम्ब्रेन को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस तरह से था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर की साइड, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एट नंबर ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे जगह पे न्यूक्लियर एनवलप में क्या है? इंटरप्टेड है, वहां पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे पोर्स आ गए हैं, उनको हम लोग न्यूक्लियोपोर्स बोल रहे थे, जो प्रोवाइड करते हैं पैसेज। पैसेज मतलब रास्ता देते हैं। हमने बोला ना आदान प्रदान किसका देंगे? मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आरएनए अंदर से, डीएनए खुद बाहर चल के नहीं आता है, डीएनए मालिक है, एक तरह से आप समझिए डीएनए ही पूरी सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, डीएनए तो मालिक है। अब मालिक थोड़ी ना ऑर्डर देने आएगा, वो तो अपने पीए को बोल देगा कि तुम बाहर चले जाओ। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी होती है, और आरएनए बाहर आता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो इनके लिए आपका पैसेज बनाते हैं न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियस से बाहर जा पाए, न्यूक्लियर के अंदर एंटर कर पाए कुछ प्रोटीन्स। नॉर्मली देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, और कुछ सेल में आपके ज्यादा भी हो जाते हैं। तो प्लांट सेल में उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। प्लांट के केस में जब एक सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस हो जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिनोसिटिक सेल, सिनोसिटिक सेल। और अगर यहीं पे एनिमल सेल होगी तो उसको हम लोग सिंथीशियल सेल बोलते हैं, सिंथीशियल सिंथीशियल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आपका एक ही न्यूक्लियस पर सेल होता है, और कुछ कुछ तो सेल ऐसी होती है मैच्योर होने के बाद उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसे ही प्लांट के केस में सीफ ट्यूब होती है, उसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
जो अंदर भरा हुआ सब्सटेंस था उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे थे। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही तो क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट थे। न्यूक्लियोलाई आपका जो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में न्यूक्लियोलाई आपके स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, राउंड स्ट्रक्चर हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी। और यहाँ पे क्या काम होता है, एक्टिवली राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। राइबोसोमल मतलब राइबोसोम के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट है तो वहां पे बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने स्टेन करा था ना क्रोमैटिन को, भाई क्रोमैटिन को माइक्रोस्कोप से देखने के लिए हमें उसको कलर देना पड़ेगा, बेसिक कलर दे रहे थे, कहीं कहीं पे डार्क कलर हो जा रहे थे, कहीं पे लाइट। डार्क कलर वाले रीजन को हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन और लाइट कलर वाले को यूक्रोमैटिन। अब डीएनए कंटेंट किसके पास ज्यादा था, यूक्रोमैटिन वाले के पास। डीएनए यूक्रोमैटिन के पास ज्यादा था, इन्फॉर्मेशन यूक्रोमैटिन के पास ज्यादा थी। जिसके पास कम इन्फॉर्मेशन थी, प्रोटीन ज्यादा था, डीएनए कम था, तो वो हेट्रोक्रोमैटिन वाला रीजन था। तो स्टेनिंग के बेसिस में हम लोगों ने रीजन दे दिए थे क्रोमैटिन के। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग एक और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते क्या हैं, देखिएगा। अभी सेल, किसी भी लिवर सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपकी लिवर सेल की बात कर रहे हैं। लिवर सेल इस समय लिवर के फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, लिवर सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसके अंदर इस टाइम पे न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा क्रोमैटिन के फॉर्म में है। अब लिवर में एक सेल तो होगी नहीं, बहुत सारी सेल होंगी। सपोज अगर इसकी जो साइड वाली सेल थी उसमें से कुछ सेल क्या हो गई, डैमेज हो गई, कुछ सेल डैमेज हो गई। अब इसकी इस सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो अब ये जो सेल थी अभी जब वर्किंग कर रही थी, अगेन आप सुनिएगा ध्यान से, जब ये सेल थी अभी वर्किंग कर रही थी तब ये किस फेज में थी, इंटरफेज में थी। अब इस लिवर की सेल्स में एक दो सेल की ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना नई सेल को रिक्रूट करे, भर्ती कर ले। तो कैसे करेगी, ये खुद ही दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, दो टू न्यू सेल्स में। तो ये इंटरफेज से अब सेल डिवाइडिंग फेज में एंटर करेगी। सेल डिवाइड करेगी तो एक सेल आपकी दो सेल में डिवाइड होगी। तो दोनों सेल के पास कंट्रोल करने वाला जो सेंटर है वो न्यूक्लियस होना चाहिए, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आधा आधा होना चाहिए कि सेम अमाउंट में, और पूरा डीएनए होना चाहिए। जब ये सेल थी जो आपकी ये 1 नंबर की, ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी, तो डीएनए पूरा पूरा होना चाहिए। और ये डीएनए ही तो ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आप अपनी तरह समझिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो आप सामान को पैक करके लेके जाते हो, ओपन करके हाथ में नहीं लेके जाते हो। स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो आप, तो उस टाइम पे आप जब घर जाते हो या घर से कोचिंग आते हो तो कोई चीज पैक करके लेके जाते हो। तो यहाँ पे एक सेल दो सेल में जब डिवाइड हो रही है तो पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसफर होगा दो सेल में, और सेम अमाउंट में होगा, डुप्लीकेट भी होगा। पहले कॉपी बनेगी ना, एक सेल में कॉपी बनेगी और फिर दोनों सेल में डिवाइड होगा, तो वो पैकेज्ड फॉर्म ले लेता है क्रोमैटिन। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या है, जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में है, लिख देते हैं यहाँ पे, जब सेल आपकी डिवाइडिंग स्टेज में एंटर करती है तो जो आपके क्रोमैटिन थे सेल में, जो इंटरफेज में थे क्रोमैटिन थे, ये पैकेज्ड फॉर्म में आ जाते हैं, पैकेज्ड फॉर्म में, जिसको हम लोग पैकेज्ड फॉर्म को क्रोमोसोम बोलते हैं। है सब डीएनए ही, बस अलग अलग स्ट्रक्चर है। डीएनए प्रोटीन के साथ पैक था तो क्रोमैटिन, अब सेल डिवाइड करेगी तो और पैकेज्ड फॉर्म ले लेंगे, अच्छे से पैक कर देंगे तो उसको हम क्रोमोसोम बोल देंगे। तो क्रोमोसोम कंडेंस होंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरिंग सेल डिविजन क्रोमैटिन जो नेटवर्क थे, क्रोमैटिन नेटवर्क अभी हम लोगों ने बनाया था ना सेल के अंदर, वो कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस का फिर से डायग्राम बना लेते हैं। हियर इट इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के बाद क्या प्रेजेंट थे, बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट थे, तो पोर्स भी यहाँ पे बना देते हैं। पोर्स है न्यूक्लियोपोर्स। इसी के अंदर जो डीएनए था क्रोमैटिन के फॉर्म में था, डीएनए को बना दी क्रोमैटिन। अभी ये इंटरफेज है। इसके बाद जब ये सेल डिवाइड होगी तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है इसके अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर भी होना स्टार्ट करती है और ये पैकेज फॉर्म में आ जाते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में। यही क्रोमैटिन थे, ये अब क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गए। ठीक है, पैकेज फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज क्रोमोसोम विच फॉर्म एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। इसके बाद आपका सेल डिवीजन वाला बायोमोलिक्यूलर चैप्टर, उसका सेल डिवीजन है, तो उसमें हमें आपको फिर से ये स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा इसको। तो क्रोमैटिन आपके क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गया सेल डिवीजन के टाइम पे।
नेक्स्ट, क्रोमैटिन के पास क्या क्या चीजें थी देखिएगा। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए, डीएनए था, सम बेसिक प्रोटीन था, कौन कौन से हिस्टोन, इसके साथ साथ जब ये पूरा पैक हो गया तो उसके साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल भी रहते हैं। एवरी क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम पैकेज फॉर्म पे था, सेकंड वाले फिगर में देखिए, ये वाला सेकंड सेकंड फिगर। अब यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया गया, इसके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रोमियर है और इसके पास काइनेटोकोर है। ये सब अभी हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। बना लेते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। सी, क्रोमोसोम पैकेज फॉर्म के कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे। ये आपका डीएनए पैक हो गया, डीएनए एक क्रोमोसोम की आर्म और ये दूसरी आर्म। तो क्या जब सेल डिवाइड होगी हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है? नहीं, ये आपकी जो दोनों कॉपी हैं, जो कॉपी है डीएनए की दो कॉपी आ गई, एक कॉपी एक ये और एक कॉपी ये दोनों कॉपी एक पॉइंट से अटैच रहती है। तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है। ये क्रोमोसोम वो नहीं है, क्रोमोसोम मैं बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन, दो डीएनए कॉपी है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। एक जगह से ये क्या होगा, यहाँ से हमने इनको पंच कर दिया, बाइंड कर दिया, ठीक है, डिवीजन के टाइम पे, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और डीएनए की कॉपी डबल हो जाती है। भाई दो पेजेस हैं, आप उनको एक साइड से पंच कर दो, जब पंच कर दोगे तो एक ही काउंट करेंगे हम उसको, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन दोनों के पास सेम सेम है। तो क्रोमोसोम आपका सेकेंड वाले फिगर की तरह स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम। अब इसकी दोनों आर्म को हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। एक आर्म ये हो गई पूरी और दूसरी आर्म ये हो गई सेकेंड आर्म। अब इन दोनों आर्म को पास सेम इंफॉर्मेशन है, इन एक आर्म को हम बोल रहे हैं क्रोमैटिड और दोनों क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम की क्रोमैटिड है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। अब देखिए इस रीजन पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ना, दब गया है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब पहले नंबर पे आप इंपॉर्टेंस इसको दे रहे हैं, इसी को, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये जब हम डाई करते हैं, स्टेन करते हैं, ये आपका कलर नहीं लेता ये रीजन, और इसी में ही आपका अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यहीं पे सेंट्रोमियर है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोल दिया आप, सेंट्रोमियर भी बोल सकते हो इसको, सेंट्रोमियर, जहां से ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़ी हुई हैं। अब इन सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है इस तरह से, यहाँ पे और यहाँ पे, इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में सेंट्रोमियर के ऊपर। इनको बोलते हैं हम काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इस क्रोमोसोम के टिप वाले पोर्शन को बोला जाता है टीलोमियर, टिप वाले पोर्शन को हम बोलते हैं टीलोमियर। नेक्स्ट डायग्राम देखिए। अभी हम लोगों ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा, लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। अभी तो हमने देखा कि एक क्रोमैटिड ये थी, दूसरी इस तरह से, कुछ में आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है कुछ क्रोमोसोम में। दूसरे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो था ही था, इस तरह से सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है दूसरे नंबर का, कुछ ही क्रोमोसोम पे पाया जाता है। तो ये क्रोमैटिड ये पूरी हो गई, ठीक, और दूसरी क्रोमैटिड आपकी ये हो गई पूरी क्रोमैटिड जो येलो वाले रीजन से, और दोनों कहां से अटैच्ड है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रोमियर से। इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, काइनेटोकोर, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन था, ये काइनेटोकोर हो गया, लेबल में पहले कर चुकी हूँ, हमें यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को। अब ये दूसरा कंस्ट्रक्शन, दूसरा दबा हुआ पार्ट आ गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड नंबर पे, सब में नहीं होता है, सेकेंडरी ले लिया इसको, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो ये क्रोमोसोम का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। एक 12th क्लास में आप भी पढ़ोगे आप सैटेलाइट डीएनए, तो ये सिर्फ सैटेलाइट है, सैटेलाइट डीएनए नहीं है, ठीक। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो ये डीएनए वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। इतने पार्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, इट इज नोन एज सैटेलाइट, ठीक, सैटेलाइट हो गया। अब जिन क्रोमोसोम में आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, उनको हम लोग
सैट क्रोमोसोम बोलेंगे। अगेन कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहां से 2 क्रोमैटिड जुड़ी होती हैं उसके बाद भी एक और कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाले क्रोमोसोम के पार्ट को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, और जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उनको हम लोग सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं हम लोग क्रोमोसोम के। देखिए लास्ट पॉइंट में एवरी क्रोमोसोम essentially has a primary construction था जिसको हम सेंट्रोमियर भी बोल रहे थे। डिस्क शेप और स्ट्रक्चर लगे हुए थे उसी सेंट्रोमियर के ऊपर, 2 लगे थे काइनेटोकोर। काइनेटोकोर आपका सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करता है, क्योंकि जो 2 क्रोमैटिड्स थे ना, दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन थी और 2 सेल में डिवाइड होंगे तो वहां से ही खींच के वो दोनों अलग अलग होते हैं। सी यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिएगा, ये आपको काइनेटोकोर दिए गए हैं। ये काइनेटोकोर कब हेल्प करते हैं, यहाँ से सेल डिवीजन के बाद स्पिंडल एपरेटस अटैच होते हैं इस तरह से, और ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या होती है, दोनों क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाती है, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई, दो अलग अलग सेल में सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा इस तरह से। ये आपका कहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है काइनेटोकोर से। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन अंदर की साइड है, सेंट्रोमियर अंदर की साइड है, दोनों काइनेटोकोर से अटैच हो गए और दोनों को खींच देती हैं, 2 अलग अलग पोल की तरफ आपके क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स चले जाते हैं। ये डायग्राम आपका डायग्रामेटिक पिक देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टीलोमियर एंड वाले पार्ट, यहाँ पे भी टीलोमियर है नीचे की साइड। अब इसमें डिपेंड करता है कि सेंट्रोमियर की लोकेशन कहाँ पे है, उसकी वजह से एक आपकी शॉर्ट आर्म हो जाती है जिसको पी आर्म बोलते हैं और एक लॉन्ग आर्म हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट आर्म को पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। और ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं एक ही क्रोमोसोम के और दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है डीएनए की, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज सिस्टर क्रोमैटिड। साइड में एक और डायग्राम दिया गया है, सीधा सीधा एक दिया गया है, यहाँ पे भी 2 कॉपी ऑफ डीएनए। ये हम लोग का थोड़ा सा इलेबोरेट स्ट्रक्चर था, साइड वाला भी सेम आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। टीलोमियर रीजन, टिप वाला 2 क्रोमोमियर हो गए, 2 डीएनए की इंफॉर्मेशन है, एक ये क्रोमैटिड हो गया इधर वाला साइड का, और दूसरा वाला आपका कौन सा हो गया, साइड वाला हो गया, इस साइड वाला, इस साइड वाला हो गया। ठीक, कहाँ से अटैच्ड है, सेंट्रोमियर से। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, उसके बाद वाला जो क्रोमोसोम का पार्ट है उसको सैटेलाइट बोलता है, और जिसमें सैटेलाइट होता है उसको हम सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेसिस पे आपके यहाँ पे 4 टाइप के क्रोमोसोम है। जब आपका सेंट्रोमियर टिप पे प्रेजेंट है इस जगह पे, तब हम उसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। इस डायग्राम से देखिए आप यहाँ पे, जब आपका टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट है इट इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। जब आपका टिप से थोड़ा सा हट के प्रेजेंट है, नीचे की साइड, टिप से है थोड़ा सा नीचे की साइड प्रेजेंट है, इट इज एक्रोसेंट्रिक। जब आपका बीच में बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट है इट इज नोन एज मेटासेंट्रिक, और जब स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है इट इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेसिस पे है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होंगी, एक छोटी आर्म बन जाएगी क्रोमैटिड की, एक बड़ी आर्म होगी। तो स्मॉलर आर्म को हम बोलते हैं पी आर्म और लार्जर आर्म को हम क्यू आर्म। पी आर्म क्यू आर्म, पी आर्म क्यू आर्म। टीलोसेंट्रिक में तो होगी ही नहीं क्योंकि टिप पे प्रेजेंट है आपका सेंट्रोमियर। ये आपके 4 टाइप के क्रोमोसोम हो गए। सी कौन कौन से, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जहाँ पे टीलोमियर पे प्रेजेंट है, एक्रोसेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द टर्मिनल, टीलोमियर से स्लाइटली नीचे की साइड है, और फिर बीच वाला में जहाँ पे मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक लगभग अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सेंटर पे होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, और उससे हट के थोड़ा सा प्रेजेंट है तो सब मेटासेंट्रिक, जिसकी वजह से अलग अलग शेप आते हैं। आई शेप का हो जाएगा टीलोसेंट्रिक, वी शेप का आपका हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, एल शेप का हो जाएगा आपका, नहीं हाँ, वी शेप का आपका हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक आपका एल शेप का हो जाएगा। तो इस बेसिस पे शेप बन रहा है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड नीट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।